नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करें। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब को लेकर। जी हाँ, ये किताब है नेहरूज इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस किताब को लिखा है प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। अब सवाल कर सकते हैं कि दरअसल आज नेहरू और उनकी किताब पर चर्चा करने के लिए हम क्यों बैठे। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि मैं ये कहूं पिछले 10 साल से लगातार ये देखने में आ रहा है कि नेहरू के ऊपर तीखे से तीखे हमले किए जा रहे हैं। हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सरकार अगर कहीं असफल होती हुई दिखती है तो उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। सरकार अगर कहीं कामयाब होती हुई दिखती है तो फिर वो बैकफुट पे जाती है और फिर नेहरू के इतिहास से निकालती है और कहती देखिए नेहरू ये नहीं कर पाए, हमने ये कर दिखाया। तो ये जो एक नेहरू सिंड्रोम इस वक्त जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, और एक बाकायदा हम कह सकते हैं एक डिजाइन के तहत एक पूरी कोशिश की जा रही है कि नेहरू को भारत के इतिहास में जो उनकी भूमिका रही है, उनकी जो रूपरेखा रही है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको या तो इरेज कर दिया जाए या फिर उसको इतना मलिन या डिस्क्रेडिट कर दिया जाए कि लोग नेहरू को भूल जाएं, नेहरू की विरासत को भूल जाएं और लोग नेहरू को याद करना बंद कर दें। दरअसल ये पूरी की पूरी कोशिश है नेहरू की लेगेसी को खत्म करने की। क्या वाकई में जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि आज हम चारों तरफ ये देख रहे हैं सेकुलरिज्म पर, जो चीज नेहरू को बहुत ज्यादा प्यारी थी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीजों पर हमले करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये किताब उन तमाम मिथकों को, वो तमाम जो 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 मिथ बनाए गए हैं नेहरू को लेकर, जो आधा सत्य लोगों को बेचा गया है, जो अर्ध सत्य कहा गया है, नेहरू को लेकर जो झूठ बोला गया है, उन तमाम चीजों के जवाब तलाशने की एक कोशिश है। और इसलिए ये किताब आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब को दरअसल छापा है पेंगुइन रैंडम हाउस ने, विंटेज ने। इस किताब का दाम है 499 रुपए। और अगर आप वाकई में नेहरू के आलोचक भी हैं या नेहरू के समर्थक भी हैं तो मैं आपसे कहूंगा इस किताब को खरीदें और खरीद कर पढ़ें। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, ऐसे समय में जबकि नेहरू की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, नेहरू की किताब पर सबसे ज्यादा हमारे ख्याल से पड़ताल की जा रही है, उस वक्त आपने इस किताब को लिखने का, मैं तो कहूंगा जोखिम उठाया है आपने इस किताब को लिखने का। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आपने नेहरू पर किताब लिखने की जहमत उठाई, जबकि नेहरू पर बहुत कुछ लिटरेचर पहले से अवेलेबल है। नया क्या कुछ है जो आप इस किताब में देने की कोशिश कर रहे हैं? आशुतोष, आपके सवाल के जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किताब हिंदी में भी आई है और आपके चैनल में आप सिर्फ अंग्रेजी किताब की बात कर रहे हैं, तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि आपके जो सुनने वाले हैं उनको शायद ये जरूरी जानना है कि हिंदी में आई है और हिंदी में बहुत आधी कीमत है इसकी। नेहरू को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो नेहरू की विरासत को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं आजकल के जो सांप्रदायिक पावर्स हैं। मैं उससे एक स्टेप बढ़ के कहना चाहूंगा कि वो चाहते हैं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की जो विरासत है उसको मिटा दी जाए, है ना। क्योंकि इनके जो बहुत प्यारे लोग हैं, जैसे कि ये स्टारलेट, क्या नाम है उसका, कंगना राउत है, वो कहते हैं कि 2014 में आजादी मिली। तो जब किसी ने पूछा भाई 1947 में क्या मिली, तो कहती वो तो बीच में मिली, है ना। तो एक झटके में हमारी पूरी नेशनल मूवमेंट, मतलब सुभाष बोस, भगत सिंह, दादा भाई नारोजी, गांधी, पटेल, नेहरू, सब भिखारी बन गए, है ना। और आरएसएस के चीफ ने तो कह ही दिया कि असली आजादी तो प्राण प्रतिष्ठा से मिली, रियल इंडिपेंडेंस। अपने से कि 1000 साल की हमारी जो गुलामी है के अंडर थे, वो
गुजरा, डॉग विसल किया कि मतलब असली फॉरेनर तो मुसलमान है, अंग्रेज तो दोस्त थे इनके, थे भी वैसे हैं। पर आपका जो ये नेहरू पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि नेहरू ये सारे जो नेशनल मूवमेंट की जो कोर आइडियाज थे उसको बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट करते थे। और आप पूछेंगे फिर गांधी को भी क्यों नहीं अटैक करते? इस पे तो मैंने आपको बोले बहुत अच्छा बोलते सुना हुआ है कि गांधी को अटैक करना इतना आसान नहीं है, उससे जोखिम है इस वक्त तक। तो नंबर 2 को अटैक करते हैं पहले, पर असली अटैक तो इनका गांधी जी पे ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हमारे आजादी के जो कोर वैल्यूज है, आइडिया ऑफ इंडिया है, अगर उसको कोई रिप्रेजेंट करता हो तो सबसे बढ़िया तो गांधी जी थे। और ये सबसे पहले नेहरू कहने वाले हैं। मैंने नेहरू का स्पीच नहीं सुना विदेश में कहीं भी जहां पे वो गांधी से नहीं शुरू करते कि भाई असल मतलब रियलिटी है ना। तो ये किताब इसलिए लिखी, आपका सवाल ये था, और नेहरू को इसलिए बताया क्योंकि सबसे ज्यादा गंद इस वक्त नेहरू पे उछाला जा रहा है। एक तो ये कारण है, और दूसरा हम नेहरू से क्या सीख सकते हैं। एक कारण इनका नेहरू पे इतना जबरदस्त अटैक करने का ये है कि जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट इनको दिखी थी आजादी के बाद, जबकि एक होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन था, जब हिंदू मुस्लिम एनिमिटी चरम पे पहुंची हुई थी, पार्टीशन राइट्स हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो और उस वक्त गांधी जी को भी मार दिया जाता है। और नेहरू जी कहते हैं कि इट वाज एन अटेम्प्ट एट अ कू, कि जो नेचर ऑफ स्टेट जो कि एक मूवमेंट का नतीजा होता है, अब हमारे नेशनल मूवमेंट का जो नतीजा तो कम्युनल स्टेट हो नहीं सकता था, है ना, सेक्युलर स्टेट ही बन रहा था। उसको उस वक्त उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए, पाकिस्तान के मुस्लिम मिरर इमेज, मुस्लिम पाकिस्तान के बदले हिंदू राष्ट्र। और उनको लगा इससे बढ़िया मौका कभी मिलेगा नहीं, कि जो क्योंकि इतना ज्यादा सांप्रदायिक टेंशन चरम पे पहुंचा हुआ था। और उस वक्त नेहरू आ जाते हैं, गांधी जी की तो हत्या हो जाती है। और उस वक्त नेहरू और बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स का जो रोल था, उससे मुझे लगता है हमें कुछ सीखना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हम उसी सिचुएशन, ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पे कि पोलराइजेशन को इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया है? तो उसके ये सोच के मैंने ये किताब लिखनी शुरू करी। और हमने देखा कि वही 1951 के इलेक्शन को जवाहरलाल नेहरू ने वर्चुअली एक रेफरेंडम बना दिया। सिंगल मेन क्वेश्चन क्या है कि डू वी वांट एन इंडिया व्हिच इज द मिरर इमेज ऑफ पाकिस्तान, और डू वी वांट अ सेक्युलर इंडिया? हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि सेक्युलर राष्ट्र चाहते हैं? और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से अबाउट 94% ऑफ द इंडियन पीपल वोटेड फॉर दिस। इनको ये हिंदू राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, ये सारे इनके जो छोटे मोटे सब थे, सब मिला के इनको 6% वोट सिर्फ मिले। तो ये दे नेवर फॉरगिव नेहरू जी फॉर दिस कि ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट उन्होंने छीन लिया। परंतु मेरे मकसद ये था इसमें नेहरू जी को देखने में इस वक्त कि और क्या हम सीख सकते हैं। तो मैंने देखा कि नेहरू का जो एनालिसिस है कम्युनलिज्म का, एक तो सबसे पहले उन्होंने किया था साइंटिफिकली, और बढ़िया एनालिसिस शायद किसी और ने अभी तक नहीं किया। उनके बाद और लोगों ने किया, बिपिन चंद्र ने किया, डब्ल्यू.सी. स्मिथ ने किया, परंतु ओरिजिनल बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी से ही आप देखते हैं कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म का बहुत ही सुपीरियर और वो था, और उसको हमको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल द फासिस्ट नेचर ऑफ कम्युनलिज्म, सबसे पहले नेहरू के पहले किसी ने इसके फासिज्म के साथ कंपेयर नहीं किया था। The fact that majority communalism can masquerade as nationalism, है कम्युनल पर अपने आप को नेशनलिस्ट बताते हैं, और उसका जो स्केथिंग क्रिटिक उन्होंने किया। पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने 1951 इलेक्शन का जो एनालिसिस किया, उसका मैंने इस किताब पे काफी ज्यादा जिक्र किया है। वो बिल्कुल समझने वाली बात है। मैं एक तो अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक कोट कहूंगा। जी प्लीज गो अहेड। वो कहते हैं, ये 52 में कह रहे हैं, इलेक्शन में इनको बुरी तरह हरा दिया, मतलब नाम मात्र नहीं बचा, 1 2 इधर 4 5 6 सीट की बात, मतलब कंप्लीट डेमोलिशन ऑफ द कम्युनल फोर्सेस, ठीक है।
तो कहते हैं one good thing that has emerged from this election is a straight fight and success against communalism. But it is by no means a complete success. We have to be wary about this. एक तो ये वार्न कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन जीत गया तो मामला खत्म, गलत बात है। दूसरा ये कहते हैं we have seen from this election that we need not be afraid of communalism. हमें उससे डरना नहीं चाहिए. We need not compromise with it, as many congressmen did for fear of consequences. कई कांग्रेसमैन को लगता था कि भाई अगर हम हिंदू कम्युनलिज्म को अटैक करेंगे तो हमारी पॉपुलर बेस घट जाएगी. वो उल्टा कह रहे हैं, कहते हैं we need to compromise. Where we fight it in straight and honest way, we win. Where we compromise with it, we lose. ये जो नेहरू का इंसिस्टेंस था कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. एक मैं और बताना चाहता हूँ, एआईसीसी का रेजोल्यूशन पास होता है 52 में, नेहरू के ही ड्राफ्टेड है. वो कहते हैं कम्युनलिज्म एंड separatist tendencies still exist. We have to be constantly watching and combat Hindu, Muslim, Sikh and other kinds of communalism. And then he says the AICC declares that there should be no alliance, cooperation or understanding, explicit or implicit, between the Congress and any organization which is essentially communal in character. ये जो एडवाइस था ये नेहरू का हम नहीं. नेहरू के इमीडिएटली बाद मिड 60s से ही जिसको ये कहते हैं प्रॉमिस्क्यू रिलेशनशिप शुरू हो गया एंटी कांग्रेसिज्म का है. एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट सब मिल गए, सोशलिस्ट वगैरह आरएसएस के साथ मिलके स्टेट्स में पावर में आए, कुछ स्टेट्स में नॉर्थ इंडिया में. और वही चीज उन्होंने 1977 में नेशनल लेवल पे पहली बार ही किया. पहली बार वो फोर्सेस अनटचेबल थे आजादी के बाद. गांधी जी के मर्डर के बाद ये अनटचेबल थे. 1977 में जनता पार्टी ने आरएसएस को अपना के अंदर मर्ज करके जयप्रकाश नारायण ये कह के कि इफ आरएसएस इज फासिस्ट आई एम फासिस्ट, इनको पहली बारी आपने एक इज्जत दी, एक एक्सेप्टेबिलिटी दी इन पॉलिटिक्स. वही चीज आपने फिर दोहराया 1989 में. फिर लेफ्ट कांग्रेस के फैक्शन सब मिल मुला के कहते हैं कि कांग्रेस इज मोर डेंजरस देन बीजेपी करके कांग्रेस की सरकार हराई. बीजेपी 2 से 80 सीट पे आ गई और उसके बाद की हिस्ट्री तो सब जानते ही हैं. तो ये लेसन जो था नेहरू का कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट मेक इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइजेस फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. जिन्होंने ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए किया वो सारे गायब हो गए और वो होना भी था. अल्टीमेट विक्ट्री तो कम्युनलिज्म की हुई, वो तो बिल्कुल साफ हो गए हैं. तो ये एक लेसन आउट ऑफ मेनी आई थॉट आई विल हाईलाइट. बिल्कुल. प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, जो बात आप कह रहे हैं, आपकी इस किताब में पेज नंबर 61 पे जो इंग्लिश की किताब है उसमें वो चीफ मिनिस्टर्स को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं द होल मेंटालिटी ऑफ द आरएसएस इज अ फैसिस्ट मेंटालिटी, देयरफॉर देयर एक्टिविटीज हैव टू बी क्लोजली वॉच्ड. ये वो कहते हैं. अब जयप्रकाश नारायण के बारे में ये कहते हैं और राम मनोहर लोहिया के बारे में ये कहते हैं कि ये एक जमाने में आजादी की लड़ाई के पहले जब सोशलिस्ट विद इन कांग्रेस जब बनी थी, कांग्रेस फॉर सोशलिस्ट पार्टी सीएसडी, तो उन्होंने नेहरू के साथ बहुत क्लोजली अलाइन किया था, बहुत क्लोजली काम कर रहे थे. और कांग्रेस पार्टी में और आजादी के बाद भी लोग कहते थे कि नेहरू चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण उनके डेप्यूटी बने और वो उनको एक भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे. तो नेहरू से जो लोग इतना करीब थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वो क्यों आरएसएस के बारे में जो नेहरू कह रहे थे उसको नहीं समझ पाए और जाके फिर आरएसएस से उन्होंने एक तरीके से गठबंधन किया? क्योंकि जिस ओर आपने इशारा किया 1963 में जब पहली बार राम मनोहर लोहिया ने दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर जो 3 बाई इलेक्शंस हुए थे, वो पहली बार था जब जनसंघ को या आरएसएस को एक तरीके से लेजिटिमेसी समाजवादियों ने दी थी. तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे प्रखर लोग क्यों नहीं समझ पाए इस बात को? देखिए, मैं तो खास करके जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, पर खास करके जयप्रकाश का बड़ा फॉल मैं कहूंगा एक हिसाब से, बिकॉज हमारे नेशनल मूवमेंट को एक लेफ्ट डायरेक्शन देने में, सोशलिज्म को एक एक्सेप्टेबल आइडिया बनाने में नेहरू के बाद अगर कोई थे तो जयप्रकाश थे, इसमें कोई डाउट नहीं था. और नेहरू जयप्रकाश को बहुत रिस्पेक्ट करते थे. आजादी के बाद जब जयप्रकाश वर्चुअली उनको गाली गलौज करने लग गए थे, नेहरू कभी भी उस
टर्म्स में जवाब नहीं देते थे। ये सारे अभी अवेलेबल है बड़े इजीली, मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत ही अनरीजनेबल हो गए थे और वो नेहरू को डिक्टेट करना चाहते थे कि आप ऐसे करो और वैसे करो। और नेहरू का पोजीशन था दैट व्हाटएवर माय पर्सनल व्यूज आर, हम सोशलिस्ट है, हम दोनों के सोशलिस्ट व्यूज हैं, पर मैं डेमोक्रेसी को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दैट इज, अगर मैं लोगों को साथ में नहीं ले जा सकता तो कोई पॉलिसी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। एंड इसमें नेहरू वाज फार इन एडवांस ऑफ द कम्युनिस्ट लेफ्ट एट दैट टाइम। नेहरू का कहना था देयर इज नो सोशलिज्म विदाउट डेमोक्रेसी, सोशलिज्म मस्ट बी द सोशलिज्म ऑफ 90%, है ना। तो ये ग्रामशी के साथ साथ स्टालिनिज्म को छोड़ने में अगर कोई था तो नेहरू वाज द वन ऑफ द फर्स्ट लेट 1930s में। पर इन लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं था, ना कांग्रेस को था, ना जयप्रकाश जैसे कुछ लोगों को। वो चाहते थे कि नेहरू विल मस्ट बुलडोज हिज वे थ्रू, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए और नेहरू ही उनको एनिमी दिखने लग गए, है ना। कांग्रेस तो उस वक्त कह ही दिया था रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म है, दे वर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट नेहरू एट दैट टाइम, द इंडियन स्टेट, ठीक है। पर वही मेंटालिटी इनमें भी आई और व्हेन यू सी they misunderstood what is the primary contradiction in society. Okay. बड़ा स्ट्रेंज है, मार्क्सिस्ट थे ये लोग कि उनके अंदर उनको समझ नहीं आई, उन्होंने जो उनके एलाइज है ना वही प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लग गए और उसको कॉम्बैट करने के लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने लगे और वही नेहरू वांट कर रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट। ये गांधी जी का भी कहता था कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना भी अच्छा हो, है ना, मीन्स एंड एंड की बात है। अगर आप मीन्स वो इस्तेमाल करेंगे जो गलत है बिल्कुल, जो फासिस्ट हैं, जो कम्युनल हैं, उनके कंधे पे चढ़ के अगर आप टोटल रेवोल्यूशन करना चाहेंगे तो वो टोटल रेवोल्यूशन नहीं होगा, वो तो अब दिख ही रहा है जो हुआ है वो होगा। क्या आपको लगता है कांग्रेस ने भी नेहरू के जाने के बाद जो कांग्रेस की जो नेहरू जी की सीख थी वो एक तरीके से छोड़ दी, और क्या वो जो कांग्रेस के अंदर जो एक राइट विंग पनप रहा था जो उनके जमाने में बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको लेके नेहरू जी चिंतित थे, और मुझे अच्छी तरीके से याद है 1950 में उन्होंने एक बार उन्होंने ये कहा था कि मन करता है कि मैं प्रधानमंत्री पद छोड़कर उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू करूं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर लोग घुसे हुए हैं उसको देखकर मुझे डर होता है। तो क्या कांग्रेस नेहरू के वर्चस्व की वजह से तो राइट विंग नहीं हो पाई, लेकिन नेहरू के जाने के बाद उन लोगों का दबदबा बढ़ गया और इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखिए कि कांग्रेस धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आरएसएस से हाथ मिलाती हुई दिखाई पड़ी, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के ऊपर। देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस में शुरू से ही कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था, अनलाइक अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। हर किस्म के लोग उसमें थे, मॉडरेट्स भी थे, रेवोल्यूशनरीज भी थे, और जिनको मॉडरेट कम्युनल कह सकते हैं आप, और एटलीस्ट हिंदू टिंज या मुस्लिम टिंज वाले, जैसे मालवीय जी, लाजपत राय, उनको दे वर डीप नेशनलिस्ट, ग्रेट नेशनलिस्ट, पर एक हिंदू टिंज था, वो भी थे। और नेहरू ऑन द अदर हैंड, और नेहरू गांधी जी वर पुटिंग देयर वेट बिहाइंड द अदर काइंड्स, है ना। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन शुरू से ही था। पर मैं ये नहीं मानता कि नेहरू जी के जाने के बाद वो बिल्कुल ही वर्चुअली, जो कि यही तो कहना था वीपी सिंह वगैरह और कई लोगों का है कि ये तो वर्चुअली इट इज मोर डेंजरस देन द बीजेपी, बिकॉज वो अंदर से तो बीजेपी है। आर्गुमेंट 1989 में ये था कि कांग्रेस इज मोर डेंजरस, मोर बिकॉज वो असली में तो वही कम्युनल है, पर दिखावा करते हैं कि दे आर सेक्युलर। पर ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दोज फोर्सेस वर देयर और उनसे कॉम्बैट चलता रहा। अब ये कैसे कह सकते हैं, नेहरू के बाद शास्त्री जी तो थोड़े टाइम के लिए थे, पर लंबा अरसा तो इंदिरा गांधी के अंडर ही होता है ना। तो इंदिरा गांधी, अगर आप ये आर्ग्यू कोई करे कि इंदिरा गांधी बिकेम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द हिंदू कम्युनलिस्ट, तो ये तो थोड़ी जाती होगी। इफ एनीथिंग, ये तो लेफ्ट का इन्फ्लुएंस इंदिरा गांधी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और अगर किसी में हिम्मत थी इनके साथ कॉम्बैट करने की, उठा के फिर से बैन करने की, तो इंदिरा गांधी में थी। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है कि कांग्रेस नेहरू के जाने के बाद ही बिल्कुल स्लाइड कर गया। मैं तो ये भी नहीं कहता हूं कि मनमोहन सिंह के जब रिजीम आई कि उसमें इट इज एन एंटी नेहरू रिजीम।
आई थिंक बाय द 1990s मैंने हम इस किताब में यही आर्ग्यू किया है, world situation had changed, Indian situation had changed, Nehru would have followed Manmohan Singh's policies. Okay. And Manmohan Singh was doing pretty much the same. जो नेहरूवाइट आइडियाज थे, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, दो ये दोनों चीजें बड़ी ये मनमोहन सिंह पीरियड में घटी नहीं। एक सवाल मैं पहले कोट कर दूं, क्योंकि आपने अपनी किताब में कोट किया है नेहरू को, क्योंकि आज के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि जो इंडियन कल्चर की बात करते हैं, जो हिंदुइज्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और आरएसएस ने पूरी तरीके से उस पर अपना कॉपीराइट कर लिया हो, और दे आर द रियल इंटरप्रेटर ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू ट्रेडिशन एंड हिंदू सिविलाइजेशन। नेहरू इस पे बड़ी दिलचस्प बात करते हैं, और आपने अपनी किताब में कोट किया है कि नेहरू जी कहते हैं, और हमारे दर्शकों की बात सुननी चाहिए, जनरली यू विल फाइंड दैट दोज हु टॉक लाउडली ऑफ इंडियन कल्चर हैव रियली नथिंग टू डू विद एनी कल्चर इन द वर्ल्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नेहरू यूज कर रहे हैं कि दोज हु टॉक लाउडली ऑफ इंडियन कल्चर हैव रियली नथिंग टू डू विद एनी कल्चर इन द वर्ल्ड, इंडियन और अदरवाइज। Those who talk of Indian civilization are in fact completely uncivilized. It is absurd to shout about culture and civilization from the rooftops. Indian culture has been so glorious in the past because it has not followed such communal methods. ये जो नेहरू कहते हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आगे लेके आ पाई, और एक तरीके से आज की तारीख में बीजेपी अपने को न केवल प्रोजेक्ट करती बल्कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा भी ये मानती है कि दरअसल ये हिंदू धर्म के रक्षक यही लोग हैं, या हिंदू परंपरा के रक्षक यही लोग। कांग्रेस इसको प्रोपोगेट क्यों नहीं कर पाई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये आपने थैंकफुल टू कि आपने ये कोटेशन चुना डिस्कशन के लिए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है नेहरू की, कि अगर मुझे इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ूंगा। आपको मुझे कोई भी एक इनके लिखी हुई कोई किसी का भी है, नरेंद्र मोदी का, मोहन भागवत का, जो भी इनके गुरु हैं, सावरकर का, किसी का भी आप एक लेख दिखाइए इंडियन हिस्ट्री के बारे में विच विल इंस्पायर यू, है ना। वो तो सिर्फ दिखाएंगे कैसी लड़ाइयां होती थी कि एक दूसरे को मारते थे एटसेट्रा, बट एक सिविलाइजेशन का पूरे फ्रॉम द महाभारत, रामायण, उपनिषद, द वैदिक पीरियड, अगर उसका एक एसेंस इन अ ब्रिलियंट मैनर, पॉजिटिव मैनर कोई निकाला तो नेहरू ने निकाला है ना। तो हमको, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि हमें पास्ट को भूल जाना और उसको हैंड ओवर कर देना टू द राइट विंग बिल्कुल गलत बात है। यू नो, ये नेहरू ये भी कहते हैं कि जो नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म है, इट कैन बी हैंडेड ओवर टू द अदर साइड। यू नो, वी मस्ट टेक अप द नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म। मैं वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल इनके बारे में कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि भाई ये नेशनलिस्ट है, हिंदू महासभा वाले, ये वो, ऐसे द हिंदू महासभा is one of the policy of Hindu Mahasabha is one of cooperation with foreign government by abasing themselves before it. They may get a few crumbs, kuch crumbs unko mil jayenge. This is a betrayal of the freedom struggle, denial of every vestige of nationalism, suppressive of every manly instinct in the Hindus. Anything more degrading, reactionary, anti-national, anti-progressive, harmful than the policy of Hindu Mahasabha is difficult to imagine. He says they masquerade under a nationalist cloak. Hindu nationalism is another name for communalism. They are anti-national and reactionary. है ना? So what they are doing in the name of Hinduism is promoting the exact opposite of what is the civilizational value of India. You know, which is inclusiveness, which is openness. अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अमर्त्य सेन नेहरू की लैंग्वेज को एक्सपैंड कर रहे हैं। When he says in argumentative Indian that we had a great dialogical tradition, this is straight out of Discovery of India. He goes back to the original Vedic hymn, where he says that, you know, you one person says this is God, another person says no, that is God, and the third person says maybe there is no God. So ये openness is what is the result of which is the great Indian civilization. This assimilation of multiple cultures. Now they are the opposite of that. They are narrow, bigoted, and they create enemies within.
अब कौन सा नेशनलिस्ट है आप बताइए जो अपने अंदर ही एनिमीज तैयार करता है, और बाहर के तो एनिमी इनको दिखते नहीं है। अभी इन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में 2 मॉड्यूल्स निकाले और पार्टीशन हॉरर्स, उसमें कहते हैं कि पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिन्ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहते हैं अंग्रेज तो इंडिया को यूनाइटेड छोड़ना चाहते थे, ये कांग्रेस ने बिना बात के दे डू बैशिंग ऑफ द कॉलोनियलिज्म, उन्हीं को जिम्मेवार बताते हैं। सो उस वक्त भी ये कॉलोनियल थे, इस वक्त भी कॉलोनियल है, और आइडियोलॉजी इनकी जो है वो कॉलोनियल है। ये आइडिया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर ऑलवेज डिवाइडेड इज अ 19th century आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। उसके पहले कोई आर्ग्यू नहीं करता था। ये 1857 म्यूटिनी में सारे हिंदू, ये आपके मंगल पांडेज एंड दिस एंड दैट एंड द अदर ऑल जॉइंड हैंड्स एंड वेंट टू बहादुर शाह जफर एंड सेड कि आप गद्दी संभालिए। ये नहीं पूछा कि ये तो मुसलमान है ना। ये सवाल जो है इन्होंने क्रिएट किया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर ऑलवेज इन परमानेंट टेंशन। हजारों साल की, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हजारों साल का टेंशन था, ये इट इज अ ब्रिटिश कॉलोनियल आइडिया जो इन्होंने अप्रोप्रिएट करके पुश कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं। एंड कांग्रेस मस्ट ओन अप इट्स ओन हिस्ट्री। आई एग्री विद यू, वी हैव टू begin to value our own history, our own past, including our religions. I mean, we must value as much Sikhism and Islam in India and the Sufi tradition as we should the Bhakti tradition. बिल्कुल। आपने जहां पे लाके बात को खत्म किया, दरअसल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के पहले जो लोग हिंदुस्तान आए, और उसमें वो जो मुस्लिम रूलर्स हैं, सुल्तान हैं, मुगल हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो हिंदुस्तान आए और यहीं रह गए। तो वो कहते हैं कि वो फॉरेनर्स उस लिहाज से नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो आए वो तो पूरी तरीके से फॉरेन रूल था, क्योंकि इनकी सत्ता बाहर से चलती थी। ये सब कुछ यहाँ से लेके गए, सब कुछ लूटा इन्होंने। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक पैराग्राफ में पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि उनको एक अंदाजा लगे कि वो क्या कह रहे थे। जबकि जो, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपके साथ होगा। वो कहते हैं, ब्रिटिश रिमेन्ड आउटसाइडर्स, एलियन एंड मिसफिट्स इन इंडिया and made no attempt to be otherwise. Above all, for the first time in India's history, her political control was exercised from outside and her economy was centered in a distant place. They made India a typical colony of the modern age, a subject country for the first time in a long history. यानी जो हिस्ट्री आरएसएस या बीजेपी प्रोपगेट करती है कि 1200 साल की लड़ाई है, और इस्लाम को एक तरीके से मानती है कि इस्लाम बाहर से लोग आए थे, इन्होंने भारत को गुलाम कर लिया, हिंदू इनके गुलाम हो गए। नेहरू इस थीसिस को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करते हैं। वो कहते हैं वो आए जरूर बाहर से, लेकिन यहीं के रह गए, जबकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए, लूटा, और सब कुछ कंट्रोल इनका बाहर से होता था। अगर इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हमारे दर्शक थोड़ा और अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन नेहरू, इसलिए मैं हैरान हो जाता हूँ एट हिज इंटेलेक्चुअल प्रावेस। ये बहुत ही एक हमारे लिए गर्व की बात है कि वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर हु वाज एजुकेटेड। यू नो, आजकल ये कहना रिस्क से खाली नहीं है। तो ही वाज एजुकेटेड एंड हाईली एजुकेटेड। इन द 1930s ही इज मेकिंग अ डिस्टिंक्शन कि आप एम्पायर्स को कैसे समझोगे। अभी तक स्कॉलर्स हैं जो कि रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, फिर ऑटोमन एम्पायर, फिर ब्रिटिश एम्पायर, फिर अमेरिकन एम्पायर, सारों को इक्वेट कर दिया। दैट एम्पायर्स व्हिच emerged out of the emergence of capitalism and imperialism are different kinds of empires. ये बात नेहरू 30s में कह रहे हैं। तो एक तो सिखाते थे, इसलिए लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर उन्होंने बताया 5 वॉल्यूम में, ही इज ट्राइंग टू एजुकेट आवर पीपल, यू नो, कि डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। वेयरएज ये क्या कर रहे हैं, ये इनको कन्फ्लेट कर दे रहे हैं। सारे एम्पायर बराबर है, कोई डू नॉट, इंपीरियलिज्म के कोई समझ ही नहीं है कि ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की क्या है। अगर मुगल रूल इतनी खराब थी, तो हाउ कम एट द एंड ऑफ मुगल रूल इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। 20% ग्लोबल जीडीपी इंडिया प्रोड्यूस कर रही थी 1701 में, है ना। और फिर ब्रिटिश रूल के आने के बाद 200 साल के अंदर आवर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी केम डाउन टू 4%, यू नो।
पर इनको ये फर्क नहीं समझ आती कि मुगल एम्पायर में इंडिया में ग्रोथ हो रही थी, नॉट ओनली इकोनॉमिक, political, cultural, it was the flowering in many ways of Indian architecture, Indian music, Indian food, जिसके बारे में आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं मेरे से, है ना, इन हर चीजों में। तो ये उस पूरे पीरियड को ब्लैक लिस्ट करके उसको टेक्स्ट बुक से हटा देना, इससे बड़ी बेवकूफी सिर्फ ये हो सकती है कि आप केमिस्ट्री की किताब से पीरियोडिकल टेबल निकाल दो, जो इन्होंने निकाली है ना, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकाल दी इन्होंने। कहता ये सब क्या होता है ना, हम तो एंशिएंट इंडिया में प्लेन चला लेते थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सीखने की क्या जरूरत है ना, हनुमान तो उड़ के जाया करते थे। तो ये सब बेवकूफियां, जिसको नेहरू लड़ने के लिए कहते थे कि भैया आजादी के बाद लेट्स बिल्ड अ साइंटिफिक टेम्पर, एक्सक्यूज मी, उस साइंटिफिक टेम्पर का इन्होंने बिल्कुल मजाक बना दिया है। बिल्कुल, सॉरी। तो जो आजकल जो डीकॉलोनाइजेशन की बात की जा रही है, एक नया वर्ड आजकल आ गया है कि हमको डीकॉलोनाइज करना है। ये बात मोहन भागवत भी कहते हैं, ये बात सरकार के कई मंत्री भी कहते हैं, और एक दो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं बीजे इधर से जो पूरी किताब ली उन्होंने लिख मारी। और दिलचस्प बात यह कि वो डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं और पूरी किताब भी इंग्लिश में लिखी उन्होंने। मतलब वो डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं लेकिन किताब भी पूरी इंग्लिश में लिख रखी उन्होंने। ये जो डीकॉलोनाइजेशन की बात की जाती है, इसको नेहरू कैसे किस नजर से देखते थे? उन्होंने तो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और एक भारत एक बहुत जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो तो बेसिकली कॉलोनियल एम्पायर के खिलाफ, इंपीरियल एम्पायर के खिलाफ एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी। क्या वो सब लोग भी कॉलोनाइज माइंड के हो गए थे क्या, और उसी तरीके से सोचते थे जैसा ब्रिटिशर्स सोचते थे, तो हमने आजादी के बाद उसी तरीके का संविधान अक्वायर किया? ये आरोप आज की तारीख में लगाया जाता है, आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो बिल्कुल गलत है कि ये डीकॉलोनाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग और मेंटालिटी कॉलोनियल है। इनकी अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री की कॉलोनियल है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल कॉलोनियल है, कि अंग्रेज तो भारत को यूनाइटेड रखना चाहते थे, लिख के दे रहे हैं किताबों को, बच्चों को सिखा रहे हैं, they didn't want to divide India। आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में, वो कहते हैं ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। तो कॉलोनियल माइंड तो इनका है, सिर्फ उसको हिंदी में कर दे रहे हैं। सेल्फ रिलायंस को आत्मनिर्भरता कह दिया तो उससे आत्मनिर्भरता तो नहीं ना हो जाती है, प्रधान सेवक आप बन जाते हो ऐसे ही कहने से। दिस इज नॉट डीकॉलोनाइजेशन, जस्ट चेंजिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट द इशू, कंटेंट इज द इशू। आजादी के बाद नेहरू कहते हैं कि हमको पॉलिटिकल आजादी मिल गई, बट वी आर बेसिकली अ न्यू कॉलोनी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जीरो है। हमको कुछ भी ग्रो करने के लिए निवेश करना पड़ेगा, कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको मशीन चाहिए। वी प्रोड्यूस नो मशीनरी, है ना। सो ही बिल्ट अ स्ट्रेटजी, द नेहरू मालवी स्ट्रेटजी, जो कि 1947 में आप 100% इंपोर्ट करते थे मशीन, और बाय 1970s सिर्फ 9%। ये होती है आजादी, ये होती है डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन ये नहीं होती कि आप अमेरिका के पिछलग्गू बन जाओ। डीकॉलोनाइजेशन ये होती है कि जब आप वीक भी हो तब भी आप बिगेस्ट पावर्स के खिलाफ खड़े हो जाओ, जो नेहरू खड़े थे। ऑन वियतनाम क्वेश्चन, ऑन कोरियन वॉर क्वेश्चन, ही वाज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट एनी इंपीरियल डोमिनेशन। और जब ये कहा जाता था कि तुम कौन होते हो, बेगिंग बोल लेके तो घूमते हो, आप इतने, आपके यहाँ पे फैमिली कंडीशन है, आप कौन होते हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बोलने में? तो नेहरू का जवाब था, वी मे बी पुअर, बट हु हैज टोल्ड यू दैट द पुअर कैन नॉट हैव अ वॉइस। अब हम देखिए, हमारी वॉइस तो मूक हो गए हैं। चाइना अंदर घुस जाती है तब चुप बैठे हैं, ट्रम्प हमको जो मर्जी बोल के जाते हैं तब चुप बैठे हैं। एंड दे आर सेइंग दैट नेहरू कॉलोनियल थे और ये डीकॉलोनाइज कर रहे हैं। आई मीन इट इज सच अ इन्वर्शन ऑफ हिस्ट्री कि हम तो देख के हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है ये। प्रोफेसर, आपका गला मुझे लगता है थोड़ा सा खराब है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी से, जिनकी किताब आई जिसका नाम है नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये किताब पेंगुइन की तरफ से छापी है और ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, और इससे आधे दाम पे उपलब्ध है।
दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए, मेरे हाथ में चूंकि इंग्लिश वर्जन है इसलिए मैं अंग्रेजी किताब भी दिखा पा रहा हूँ, बट इसका एक हिंदी वर्जन भी है। आप अमेजोन पे जाएंगे तो आपको वो किताब अमेजोन पे मिल जाएगी, जो हिंदी पाठक हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज के जमाने में जिस तरीके से नेहरू को रबिश करने की, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है, उसका जवाब आपको उसमें मिल सकता है। यहाँ सवाल सिर्फ नेहरू की तारीफ करना नहीं है, बल्कि नेहरू का जो इतिहास में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको समझना है। और जो लोग नेहरू को रबिश करने की कोशिश करें, दरअसल उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इसको भी पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था उस वक्त जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी देश के अंदर, सिर्फ 30 साल थी। आज कितनी है? 70 साल। और उस वक्त 84% मर्द इलिटरेट थे। 84% मर्द इलिटरेट थे, 92% औरतें इलिटरेट थी। उस मुल्क को लेके बढ़ना, और भारत की अपनी कोई आर्मी भी उस वक्त उस तरीके से नहीं थी। भारत की अपनी सब कुछ नए सिरे से बिल्ड करना था, सब कुछ नए सिरे से आगे लेके चलना था। तो नेहरू को तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर थी तो उनसे गलतियां भी हुई। लेकिन दो सवाल मेरे अंत में, एक क्या नेहरू को वाकई में पार्टीशन के लिए, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जैसा कि एक सबको सरदार पटेल को अलग कर देते हैं, चंद्रशेखर राजेंद्र प्रसाद को अलग कर देते हैं, और सिर्फ नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि नेहरू ने दरअसल इस देश को प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया और जिन्ना के सामने वो झुके। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। तो इससे बड़ा झूठ तो मुश्किल ही है, कोई इतिहासकार नहीं लिख सकता। इसीलिए पॉलिटिशियन जो हिस्ट्री लिखते हैं वही ये ऐसी बात कर सकते हैं। पार्टीशन के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी है, और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी को जिन ताकतों ने बढ़ावा दिया, जो कि सांप्रदायिक फोर्सेस, मुस्लिम लीग, हिंदू मसबा, आरएसएस, ये है पार्टीशन के लिए जिम्मेवार, नॉट द पार्टी जो कि फ्रॉम इट्स इंसेप्शन 1885 से उनका फर्स्ट असम्पशन इज डेमोक्रेसी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहला मूवमेंट जो गांधी जी लॉन्च करते हैं 1920 में, वो कहते हैं कि हु इज अ कांग्रेसमैन? A congressman is one who believes in Hindu Muslim unity and removal of untouchability। दोनों चीजें उसमें from its inception है। अब उन्हीं को जिम्मेवार ठहरा रहे हो, who gave up their lives for Hindu Muslim unity? After all, Gandhi ji gave up his life. His last fast was on this issue। तो ये तो this is a complete inversion of history। अंग्रेजों को माफ। और एक चीज याद रखनी चाहिए कि that the biggest enemy of the communalist is not the other communalist। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था that one communalism cannot be fought with the other communalism because they thrive on each other। They thrive on each other and they both fatten। है ना? अगर मुस्लिम कम्युनलिज्म नहीं होगी तो हिंदू कम्युनलिज्म नहीं बढ़ते। दोनों के एनिमीज कौन है? दोनों के एनिमीज हैं नेशनलिस्ट, सेक्युलर पीपल। इसीलिए हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग could join hands and form governments। The Congress party resigned in protest against the British। You see, तो ये भी हमको, जब ये डीकोलोनाइज की बात करते हैं ना, तो एज अ स्कॉलर थोड़ा सा मतलब आप हैरानी रह जाते हैं कि people who played into the hands of the British offered cooperation। 42 में इनके लीडर्स जाके कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले आपको तंग कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप हमको, हमारे साथ, हम सरकार बनाएंगे, हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। हमारी लड़ाई तो मुसलमानों से, आपसे थोड़ी है। तो ये आप कह रहे हैं हमको डीकोलोनाइजेशन सिखाएंगे? बिल्कुल। जो प्रोफेसर बात कर रहे हैं उस संदर्भ में एक कोट करना चाहता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने एक चिट्ठी अंग्रेज गवर्नर को लिखी थी, और उस अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में कैसे क्रश किया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी है। हमारे जो भी दर्शक पाठक इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो गूगल करेंगे तो उनको वो चिट्ठी आसानी से मिल जाएगी। तो जो बात अभी प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने कही उसी को। दूसरी बात ये कहते हैं कि नेहरू को तो कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वो तो सरदार पटेल को चाहती थी, और नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बल्कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए,
ये इनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसीलिए नेहरू को उस वक्त प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फर्स्टली इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट हर साल बदलता था, प्राइम मिनिस्टर नहीं हर साल बदलते हैं, है ना। ये कोई इनमें कोई लिंक नहीं था। नेहरू हैड इमर्ज्ड एज द ओवरवेलमिंग लीडर। वो तो 1942 में गांधी जी ने कह दिया था इन राइटिंग, ही सेड नॉट सरदार, not Radha Gopalachari, two of his closest and most brilliant aides. Nehru will be my successor. When I am gone, he will speak in my voice. तो उनको भी पता था कि who would be the best person to enable this. सरदार पटेल और नेहरू की कॉरेस्पॉन्डेंस आप देखिए। सरदार पटेल ने कभी कहा है कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। सरदार पटेल और नेहरू एक मीटिंग में गए थे, लाखों लोग आ गए उसमें, है? तो किसी ने कहा कि सरदार पटेल वाज चेयरिंग इट और व्हाटएवर, कि पटेल को सुनने आए हैं, तो खुले हुए कहते हैं द पीपल हैव कम फॉर यू नॉट फॉर मी। उनको कोई गलतफहमी नहीं थी दैट हु वाज द पॉपुलर मैन। अगर सचमुच ये जो कहते हैं कि नेहरू को जबरदस्ती बिठाया गया है, एक डॉक्यूमेंट दिखाएं, एक चिट्ठी दिखाएं 46 47 में, जहां पे लोगों ने कहा कि नेहरू को नहीं बनना चाहिए। I mean, he was the overwhelming choice of the Indian people. All that Gandhiji did was recognize that. वो तो you know that is not our fault. बट क्या नेहरू और पटेल के बीच में कोई राइवलरी थी, कोई दुश्मनी थी? क्या नेहरू सरदार पटेल से जलते थे या उनसे डरते थे? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, ये कंटेम्परेरी सवाल है ऑफ पेटी माइंडेड पीपल, है ना। ये कि भाई एक लीडर दूसरे से जलता है, ये उसकी पोजीशन खींचने की कोशिश कर रहा है, कुर्सी दबाने की कोशिश कर रहा है। यू नो, हिस्टोरियन होने का ये फायदा है दैट यू कैन नॉट बैक प्रोजेक्ट योर करंट रियलिटी टू द पास्ट। आप उस वक्त जाइए। ये नेशनल मूवमेंट है वेयर पीपल आर जॉइंड टू गिव अप समथिंग, नॉट टू ग्रैब समथिंग, एंड वेयर दे ओपनली अपोज ईच अदर। नेहरू की ऑटोबायोग्राफी रिटन फ्रॉम प्रिजन इन द 1930s, पूरी किताब इज अ क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी says he will be my successor. ये होती है। सुभाष बोस leaves the party, forms another party because उन पे dispute होता है on presidency etc. आपको मालूम है सारा 38 39, and then when he goes abroad and forms the INA, he tells his soldiers that when you go back to India, Mahatma Gandhi is your general, not me. He names his brigade Nehru Brigade, Gandhi Brigade, आजाद ब्रिगेड। ये थी रिलेशनशिप। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, नेहरू के भी, नेहरू के गांधी के साथ थे, पटेल के नेहरू के साथ थे। दे वर ओपन डिफरेंसेस डिस्कस्ड इन द ओपन, इन ओपन लेटर्स। ये समझ ही नहीं सकते दैट पीपल विद बिग माइंड्स एंड अ बिग एम्बिशन फॉर द कंट्री कैन कोऑपरेट विद अदर्स. Even if they have differences, they will join hands to fight for what is good of the country. प्रोफेसर, हमें थोड़ा सा जानना चाहेंगे नेहरू और पटेल के बीच में रिश्ते क्या थे, क्योंकि पटेल नेहरू से बहुत बड़े थे, नेहरू उनसे छोटे थे, जबकि काफी छोटे थे। क्या रिश्ता था उनके बीच में? जैसे कि नेहरू और सुभाष बोस का रिश्ता था, है। ये भी एक फैला दिया गया कि भाई आर्काइव्स खोलेंगे, हैं, और उसमें से ये निकलेगा कि देखो नेहरू ने कैसे सुभाष बोस को वर्चुअली he played a role to see कि सुभाष बोस गायब हो जाए, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं बनना पाऊंगा। As I said ना, petty minds again. They were like brothers. सुभाष बोस के कलकत्ते के घर में अभी भी एक कमरा है which is called नेहरू's room. हाँ, अभी भी जाके देख लीजिए वहां पे। नेहरू, क्योंकि नेहरू जाएंगे तो वो वहीं रहेंगे। नेहरू की वाइफ बीमार होती है तो कौन देखने जाता है? सुभाष बोस जाते हैं यूरोप, to look after, so they were like brothers, but they had differences of opinion publicly stated. Similarly, Patel and Nehru, and this is all available, Nehru Patel correspondence is published by NBT. You will see they had great regard for each other, but they had differences of opinion. Patel's opinion on, let's say, the public sector or socialism was not the same as Nehru's. But Patel and Nehru were 100% together on secularism, on suppressing the RSS.
on putting 20,000 of them in jail, है ना? तो ये कहना कि पटेल हिंदू लीडर थे और नेहरू तो मुसलमान अपीजमेंट वाले थे, ये फैलाया जाता है, ये कंप्लीट व्हाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री। ये भी कहा जाता है कि सरदार पटेल कश्मीर को लेके कि दरअसल कश्मीर की जो हालत हुई वो नेहरू की वजह से हुई और नेहरू शेख अब्दुल्ला की वजह से जो है वो धारा 370 लग पाई। इसमें कितनी सच्चाई? अब झूठ पे झूठ कोई फैलाए तो क्या कर सकते हैं? श्रीनाथ राघवन की किताब देख लीजिए, आर्टिकल 370 is done under Patel. Patel का Nehru was not even there at that time. Every decision on Kashmir was taken by the cabinet. Every decision. You know, कोई गांधी जी भी उसमें शामिल थे, पटेल भी शामिल थे, बल्कि ये कहा जाता है that Patel at one time was willing to give up Kashmir. More interested in Junagadh and Hyderabad. Nehru was insistent. The people of Kashmir are with us. And Sheikh Abdullah, he was in favor of Sheikh Abdullah for the reason that Sheikh Abdullah was the popular leader of Kashmir. And it is because of him, that Kashmir, the king, the ruler of Kashmir could not play dirty, because the people were with Abdullah and they were for joining the Indian state. एक चीज और कही जाती है, हाउ विल यू व्यू नेहरूज चाइना पॉलिसी? क्या नेहरू ने गलती की चाइना पे इतना ज्यादा भरोसा करके, माओ पे ज्यादा भरोसा करके? ये अनदर लाई है ना। आप ये बताइए कि अगर आपको फॉरेन पॉलिसी की ABCD भी आती है, देन would it be a very wise policy to make China into your enemy and play ball with America and become their instrument for fighting China? What was Nehru's strategy? Afro-Asian solidarity. China was one of the major countries in Asia, that all these countries must come together and prevent the domination of the imperial powers. इसीलिए 100 countries, 100 countries followed the Nehruvian non-alignment path. We will neither be with one superpower or the other superpower. Cold War ke time pe, that was the brilliance, and that was possible only if we had a friendly relationship with China, and he was all for it. He tried his best, and that was the right thing to do. Even today, tell me which analyst says that the best policy will be to fight against China. In reality, are they doing anything against China? I mean, they do not even allow a discussion on China in parliament. Nehru, while the 62 war happened, there was a criticism कि आपकी strategy गलत ये वो. He called a special session of parliament and said कि आइए China discuss करिए. जो criticize करते हैं Nehru's policy on China, they should read Nehru's answer point by point to each issue on China, why he did this, where if he went wrong, where, and now analysis has emerged that the reason why China attacked was not primarily India, but it had a lot to do with Sino-Soviet relations, and also our giving Tibet, giving Dalai Lama asylum. Himmat chahiye hoti hai. Was a mistake? Was that a mistake? One would have to be uncivilized to say it was a mistake to allow the Dalai Lama. Nehru didn't allow him to make a Tibetan state in India. He didn't say कि आप यहाँ पे politics कर सकते हो. But if the Dalai Lama wants to come here and live, आप कैसे मना कर सकते हो? It would be, as I said, uncivilized. That was India. That is why India was considered great in the world. That is why we boxed much above our weight, in the world economy. Nehru could, we could play a role in the Korean War, in the Vietnam War, on the Congo crisis. हर जगह नेहरू कहाँ से आ जाते थे? Why was he the mediator chosen? Because we had a vision and an honest, progressive path, an openness, democratic and anti-imperialist. वो बात तो ये जो बात हमने अडॉप्ट कर लिया ना कि हम गाजा पे भी चुप रहेंगे, मतलब जहां पे मास मर्डर हो रहा है वहां पे हम इजरायली के साथ घुटपुट करेंगे, ये तो नेहरू के लिए तो बिल्कुल ही
इम्पॉसिबल था। नेहरू के लिए नहीं, सिर्फ हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए, हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए ये चीजें पहले एक्सेप्टेबल ही नहीं थी जो अब हम कर रहे हैं, और उंगली उठा रहे हैं नेहरू की तरफ। आखिरी सवाल, नेहरू को एक उस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे देखा जाता था? हाउ मच, बिकॉज क्योंकि वो एक गरीब देश के प्राइम मिनिस्टर थे, फौरन अभी आजाद हुआ था। जी, उस पे नेहरू वाज सीन एज अ वर्ल्ड स्टेट्समैन। मैं आपको कोट करता हूं उस पे कि हालांकि नेहरू टुक पोजीशंस वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंपीरियल पावर्स, फिर भी वो क्यों, नेहरू को क्या कहते हैं, and I'll quote you Churchill on this, Nehru's biggest critic, one of his biggest critics, वो ये कहते हैं, एक सेकंड दीजिए जरा। ना प्लीज टेक योर टाइम। हाँ, as one of his brutal critics, Winston Churchill क्या कहते हैं नेहरू को in a letter, I always admired your ardent wish for peace and the absence of bitterness in your consideration of antagonisms that had in the past divided us. Yours is indeed a heavy burden and responsibility. ये सुनिए, shaping the destiny of your millions of countrymen and playing an outstanding part in world affairs. Churchill कह रहे हैं, I wish you well in your task. Remember, you are the light of Asia. ये है इज्जत, you know, your opponent calls you the light of Asia, that you will show the path to the world, you know, वो होती है बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अंत में फिर एक बात बताऊंगा कि इस किताब को नेहरूज इंडिया ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इसको जरूर खरीदें। अगर आप नेहरू के बारे में जानना चाहते हैं, नेहरू के आलोचक हैं या नेहरू के समर्थक हैं, नेहरू के पाठक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आलोचक भी हैं तो भी नेहरू की इस किताब को पढ़ें और समझने की कोशिश करें नेहरू क्या थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।